नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में आईएएस, पीएससी, सिविल जज, एडीपीओ, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, सूबेदार आदि रेलवे, बैंक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है। इसके लिए हम लोक कल्याणकारी राज्य जो मुख्य रूप से पूछा जाता है प्रश्न, इससे इस पर एक विषय का अध्ययन लेके आए हुए हैं हम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य का दौर चल रहा है। वर्तमान में प्रत्येक राज्य आज की तारीख में लोगों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही है। तो इस संदर्भ में लोक कल्याणकारी राज्य अत्याधुनिक और प्रशासनिक क्षेत्र में तो अति आवश्यक हो जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का आशय, सामान्यतः प्रश्न आता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य का आशय संपूर्ण प्रजा का सर्वांगीण विकास एवं लोकहित तथा जनहित करने से है। यहाँ लोकहित एवं जनहित से आशय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की समानता को दूर कर जनता की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं वरन संपूर्ण राज्य के लिए किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष या वर्ग विशेष अथवा समाज के किसी अंग विशेष का हित साधन मात्र नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण समाज के हित का साधन करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राचीन समय से ही अस्तित्व में रही है। प्राचीन भारत में राम राज्य की अवधारणा का उल्लेख रामायण आदि में मिलता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर ही आधारित माना जाता है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से मगध सम्राट चंद्रगुप्त के कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था का विवरण था कि राजा अपनी प्रजा का पालन उसके पिता की तरह करना चाहिए तथा बालक, बुजुर्ग, रोगी और विपत्तिग्रस्त एवं अनाथ व्यक्तियों के भरण पोषण की उचित व्यवस्था होना चाहिए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार कालिदास ने राजा शब्द की व्युत्पत्ति रंजन अर्थात प्रसन्न करने का देने वाली धातु से बताया है। कालिदास ने राजा का मुख्य कार्य प्रजा का सब प्रकार से कल्याण अथवा सर्वांगीण विकास बताया था। भारत के संविधान निर्माता इन प्राचीन परंपराओं के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के विचारों से अच्छी तरह प्रेरित थे। अब आती है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। तो समय समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आती है टी.डब्ल्यू. केंट। ये भी माना जाता है कि टी.डब्ल्यू. केंट को क्या लोक प्रशासक कहा जा सकता है, या टी.डब्ल्यू. केंट ने लोक प्रशासन की परिभाषा किस प्रकार दी है। प्रमुख रूप से ये मुख्य परीक्षा में या प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो टी.डब्ल्यू. केंट के अनुसार लोक प्रशासन कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी तथा वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सभी प्रकार से सुरक्षा करना होता है। तो ये थे टी.डब्ल्यू. केंट के अनुसार लोक प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। अब आते हैं प्रसिद्ध लोक प्रशासक डॉक्टर अब्राहम लिंकन के अनुसार। डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने भी लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी है। आप जानते हैं अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और डॉक्टर अब्राहम लिंकन के अनुसार वह समाज जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चय पूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। प्रश्न ये भी आता है कि
वह समाज या राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका उत्तर है कि यह परिभाषा डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने दी है। अब आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की अगली परिभाषा के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी राज्य की अगली परिभाषा डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की संक्षिप्त परिभाषा है। अब आते हैं सन 1954 में मैसूर विश्वविद्यालय में दीक्षित समारोह में एस.सी. छाबड़ा के अनुसार। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि एस.सी. छाबड़ा ने मैसूर में लोक प्रशासन को कब परिभाषित किया गया था? तो स्वाभाविक उत्तर है सन 1954 में। सन 1954 में मैसूर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में एस.सी. छाबड़ा के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जो कल्पनाकारी और उद्देश्यपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त सन 1918 में प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस के अनुसार भी लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित किया गया है। और एक प्रश्न ये भी आता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस सोशल साइंस में लोक प्रशासन को कब परिभाषित किया गया था? इसका उत्तर आता है सन 1918 में। तो दोस्तों सन 1918 में प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। तो ये परिभाषा थी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार जो सन 1918 में प्रकाशित हुई थी। अब आता है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अगली परिभाषा जो दी थी है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री थे। काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका रहा है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी के राज्य के आधारभूत तत्व है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा अभी जो हमने पढ़ी कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व है। यह परिभाषा जवाहरलाल नेहरू की है। अब अगली परिभाषा आती है हॉब्समैन के अनुसार। तो हॉब्समैन के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियंत्रितवाद व्यक्तिवाद है। लोक कल्याणकारी राज्य लोक हित पर आधारित होता है और इस संबंध में लोक हित से हमारा तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकता की पूर्ति करना होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी एक समुदाय या वर्ग विशेष के हितों साधना न होकर जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना होता है। अगली परिभाषा है टी.डब्ल्यू. कैंट के अनुसार। टी.डब्ल्यू. कैंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संगठन है जिसमें सबका सामूहिक रूप से अधिक हो सके। तो ये थी टी.डब्ल्यू. कैंट की परिभाषा। सीधा सा प्रश्न बनता है लोक कल्याणकारी राज्य लोगों का वह संगठन है जिसका सामूहिक रूप से अधिक हित हो सके, ये किसकी परिभाषा है? तो यह है टी.डब्ल्यू. कैंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है। अब प्रश्न आता है लोक कल्याणकारी राज्य और नीति निर्देशक तत्व अथवा क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? तो दोस्तों एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। भारत प्रजातंत्र देश है और स्वाभाविक है कि प्रत्येक राज्य लोक कल्याणकारी है, प्रजातांत्रिक राज्य है। तो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य से जिन कार्यों के करने की अपेक्षा की जाती है उन लोक कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन करने के लिए बहुत अधिक आर्थिक शक्ति और साधनों के साथ सकारात्मक पहल की भी आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंग्रेजों के अधीन दीर्घकालीन दास्ता झेलने के उपरांत भारत के पास इतनी शक्ति और साधन उपलब्ध नहीं थे कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों को कर सकता था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की घोषणा की गई कि हम सभी का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करना है।
करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा। पुरुषों और स्त्रियों एवं सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन समान रूप से प्राप्त हों। अगला है राष्ट्रीय धन का स्वामित्व और वितरण सबके हित में हो। अगला है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अगला है बालिकाओं को शोषण न किया जाए इत्यादि। दूसरा है राज्य अपने आर्थिक साधनों की सीमा में काम दिलाने, बेकारी व अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता देने की व्यवस्था करे। अगला है राज्य अपने काम करने की दशा में सुधार करे तथा स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का प्रबंध करे। राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारे तथा उनके आहार, पुष्टि, बल और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। तो स्वाभाविक है कि लोक कल्याणकारी राज्य का नीति निर्देशक तत्वों से सीधा संबंध है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारत शासन तथा राज्य सरकारों ने कुछ कदम उठाए हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कल्याणकारी राज्यों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन का सहारा लिया है। लोक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की शिक्षा सुविधाओं और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भूमि सुधार, चकबंदी और रोजगार संबंधी कानून बने हैं तथा मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया। यद्यपि वर्तमान समय तक भारत में पूर्ण रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी संभव नहीं हो सकी है। चारों तरफ अभी भी कुछ स्तर तक गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, अज्ञानता और गंदगी व्याप्त है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी राज्यों के पूर्ण रूप में लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आशा और उम्मीद की जानी चाहिए कि समय की गति के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य प्राप्ति की दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों में और तीव्रता तथा गति आएगी। इस प्रकार से स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत और राज्य सरकार को बड़े ही गर्व के साथ एक लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है तो मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है नंबर 1 है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता संबंधित राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना है, क्योंकि लोक कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी विस्तार के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया इस मान्यता पर आधारित है कि राज्यों को वे सभी हितकारी कार्य करने चाहिए जिनसे कार्य करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम नष्ट होती है। तो राज्यों कार्य क्षेत्र में वृद्धि है। दूसरी विशेषता है राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध, यानी राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध करना लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य विशेषता है। अगले है प्रजातांत्रिक पद्धति, लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषता है, इसमें प्रजातांत्रिक पद्धति होती है। और नेक्स्ट विशेषता है नागरिक स्वतंत्रताएं, यानी लोक कल्याणकारी राज्य में नागरिक स्वतंत्रताएं होना आवश्यक है। सामाजिक समानता की व्याख्या भी होना चाहिए, अगली विशेषता है सामाजिक समानता की व्याख्या। फिर अगली विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। इस प्रकार से अगली विशेषता है आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध करना भी लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता है। सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषता मानी जाती है। संपत्ति एवं आय का समान वितरण करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख विशेषता है। न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन, इसके तहत अर्थशास्त्री राउतन ने कहा कि नागरिकों के लिए एक अधिकार रूप से इन्हें स्वतंत्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। निवास, वस्त्र आदि के न्यूनतम जीवन स्तर की ओर इन्हें चिंता रहित होना चाहिए। शिक्षा का उन्हें पूर्णतः समान अवसर प्रदान होना चाहिए, शिक्षा का उन्हें पूर्णतः समान अवसर प्राप्त होना चाहिए तथा बेरोजगारी तथा वृद्धावस्था के दुख से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। प्रश्न ये बनता है कि उक्त विशेषताओं में लोक कल्याणकारी की राज्य की कौन सी विशेषता है, या उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, या उक्त सभी विशेषताएं लोक कल्याणकारी राज्य की है। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।